मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, हमारी सरकार संस्कृति कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक ताने बाने को कर रही है मजबूत। प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा कार्यालय में सपा बसपा को छोड़कर कई बड़े नेताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। मुलायम सिंह के करीबी बलबीर सिंह ने भी छोड़ी सपा। काशी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए विकास योजनाओं के माध्यम से काशी के लोगों को दिया जा रहा है लाभ। जाम से निजात के लिए 2 मंजिला पार्किंग उद्घाटन के लिए है तैयार। और 100 करोड़ डोज टीके का लक्ष्य प्राप्त करने की खुशी में संभल में फ्रंटलाइन वर्करों का मंत्री ने किया सम्मानित। कहा, लोगों की जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान को डाला जोखिम में। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पंचायत भवन में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को समर्थन देने के लिए खड़े रहते थे। ये दल सनातन धर्म और भगवान राम की आस्था पर हमेशा प्रहार करते रहे हैं। जब इन दलों की सरकारें थीं तो प्रदेश का सामाजिक ताना बाना टूटा है और कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर रही है। हमारी सरकार ने सामाजिक रिश्तों की बुनावट को मजबूत किया है। छोटे छोटे कारीगरों को काम करने के लिए सरकार ने मदद उपलब्ध कराई है। विश्वकर्मा जी के मानस पुत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश अपने पहचान के संकट से बाहर निकल चुका है और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मेट्रो का निर्माण 2017 तक एक भी सिटी हमारे यहां मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का संचालन हो चुका है। कानपुर में मेट्रो का संचालन हम नवंबर तक कर लेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसके शिल्पी के आदि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ही है और इसलिए विकास के इन प्रोजेक्ट पर हर एक उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और खासतौर पर विश्वकर्मा समाज को तो और भी आत्मीयता के साथ इससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आप देखेंगे, शिल्पी के देवता के रूप में विश्वकर्मा भगवान की ही पूजा होती है। कोई वर्कशॉप हो, कोई कारखाना हो, कोई उद्योग हो, हर एक जगह, और उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पियों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर आज कई दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कभी मुलायम सिंह के करीबी और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे राजा बलबीर सिंह ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इनकी बहू संयोगिता सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बसपा से आए रंजन कुमार के साथ उमेंद्र वर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भारी संख्या में इनसे जुड़े लोगों ने भी भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त की है। और प्रदेश मंत्री परिषद ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उत्पादन के लिए डीआरडीओ को ₹1 प्रतिवर्ष की लीज पर जमीन देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 के प्रावधानों को शिथिल किया गया है। डीआरडीओ ब्रह्मोस रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में 80 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क ₹1 के टोकन वार्षिक लीज रेंट पर दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ इस नीति में आच्छादित पात्र औद्योगिक इकाइयों की तरह डीआरडीओ ब्रह्मोस को भूमि क्रय पर 100% की स्टाम्प ड्यूटी से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत लखनऊ नोड में लीज पर भूमि पर आवंटन किए जाने के लिए तहसील सरोजनी नगर में 80 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीक की मिसाइल होगी। इस परियोजना के अंतर्गत डीआरडीओ द्वारा 5 से 7 वर्षों में कुल 9,300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा तथा लगभग 500 इंजीनियर्स एवं तकनीकी लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जिसने जिस भावना से देखा उसे वैसा ही परिणाम मिला। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और वे महर्षि तथा लोक पूज्य हो गए। बजरंग बली जी ने भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखा, वे लोक देवता हो गए। मारीच और रावण ने राम का विरोध और उनके प्रति कुटिलता का भाव रखा, उनका क्या हाशिर हुआ हम सब जानते हैं। विद्वान और पराक्रमी होने के बावजूद रावण के पुतले आज भी जलाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ग्रंथ भारतीय भाषाओं में राम के 4 खंड के विमोचन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस ग्रंथ को अयोध्या शोध संस्थान तथा वाणी प्रकाशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने अयोध्या शोध संस्थान के पूर्व निदेशक स्वर्गीय YP सिंह की सेवाओं और इस ग्रंथ के प्रकाशन में उनके योगदान का स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। एक बात जो राम के बारे में आती है और मैं बार बार इसके बारे में भी सोचता हूं कि राम को जिसने जिस रूप में और जिस भाव से भजा है उसका उसी रूप में परिणाम भी निकला है। महर्षि वाल्मीकि अपने लौकिक ग्रंथ के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की रचना करते हैं। त्रिकालदर्शी ऋषि हो गए, लोक पूज्य हो गए। बजरंगबली हनुमान जी राम नाम का जप करते करते राम काज में इतने व्यस्त हो गए कि वो लोग देवता हो गए। लेकिन राम का विरोध और राम के साथ कुटिलता जिसने भी की वह मनुष्य होते हुए भी उसको किस दुर्गति को प्राप्त होना पड़ा है। मारीच और रावण उसके 2 उदाहरण भी हैं। मनुष्य के रूप में पैदा हुआ लेकिन मौत पशु के रूप में हुई, यानी पशु के रूप में उसको मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। रावण जैसा विद्वान, जैसा पराक्रमी, त्रिलोक विजय की क्षमता होने के बावजूद राम से द्रोह किस दुर्गति को प्राप्त हो गया कि आज भी रावण के पुतले भारत के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी राम भक्त निवास करते हैं वहां पर हम सब देखते हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि श्री राम भारत के प्रतीक व उसकी पहचान है। राम प्राण, प्रज्ञा, अनुज्ञा और प्रतीत में रचे बसे हैं। राम आदर्श पुरुष के रूप में पूरे विश्व में अतुलनीय हैं। राम का चरित्र समाज एवं परिवार के रिश्तों का आदर्श है। राम जैसा महानायक पूरी दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ। राम पर अध्ययन और शोध की और अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। भिन्न भिन्न भाषाओं में राम कथा का वर्णन हुआ है। ऐसे में भारतीय भाषाओं में राम ग्रंथ का प्रकाशन प्रासंगिक है। इस देश में हमसे तात्पर्य हम और हमारे पूर्वज इस देश में राम के बिना तड़पते रहे। राम हमारे प्राण में, हमारी प्रज्ञा में, हमारे अनुभव में, हमारी अनुभूति में, हमारी प्रतीति में राम गहराई से बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात कहे बिना मन नहीं मानता। वो बात यह है कि राजनीतिक दृष्टि से काम करने वाले इस देश के कुछ लोग भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं, दल में नहीं कहूंगा, ऐसे कुछ लोग राम के नाम पर बहुत चिढ़ते थे और कुछ विद्वान दिल्ली के राम को काल्पनिक काव्य कथा का पात्र मानते थे। जो चिढ़ते थे वह राम पर आक्रामक भी थे और हम लोग श्री राम के पक्ष में जिस तरह से बोल सकते थे उस तरह बोल रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह साफ साफ बातें की गई उसका नतीजा ये हुआ कि जो राम को गाली देते थे
वो अयोध्या जाने का टिकट कटाया करते हैं। जो राम को अपमानित करते थे बेकार में बिलौजे कि ये हुए ही नहीं, वो हुए ही नहीं, वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम और बढ़िया मंदिर बनाएंगे। तो ये माननीय योगी जी के नेतृत्व का कमाल है, एक विशेष प्रकार का नेतृत्व। आने वाले समय में कैसे कोई जिला या शहर विकास योजनाओं से बदलता है, ये देखने के लिए लोग वाराणसी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व काल में वाराणसी अपने मूल स्वरूप के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चला है। अब वाराणसी में 2 मंजिला जाम से वाराणसी को मुक्ति मिल सके, प्रकृति को संजोए हुए वाराणसी सुरक्षा के मानकों पर भी आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में वाराणसी में अवस्थापनाएं, सुविधाएं हर दिन बढ़ रही हैं और उसी कड़ी में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों एक नहीं बल्कि 2 बड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें एक सर्किट हाउस में है, जिसमें डबल बेसमेंट में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है। यहाँ पर सर्किट हाउस के आसपास बहुत सारी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, कचहरी हैं, अन्य ऑफिसेज हैं और यहाँ पर जनमानस का एवं अधिवक्ताओं का और अन्य लोगों का भी काफ़ी बड़ा एक जब यहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना रहता है और उसमें काफ़ी गाड़ियाँ और टू व्हीलर्स यहाँ पे रहती हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्थित स्थान वहाँ पे मिल जाएगा और जो सर्किट हाउस के रोड पर जो जाम लगा रहता है उससे छुटकारा पाने मिलने में हम लोग को मदद मिलेगी। वहीं वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में 16वें रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। अयोध्या से शुरू हुआ रामायण का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया तथा रामायण के मर्मज्ञ विद्वानों ने अपने विचारों को रखा। वाराणसी में शिव के राम, राम के शिव विषयक विचार गोष्ठी में लोगों ने बताया कि बिना राम के शिव नहीं, बिना शिव के राम नहीं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह कार्यक्रम 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटित हुआ था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न 16 जनपदों में यह कार्यक्रम हुआ। इसी कड़ी में वाराणसी का यह कार्यक्रम अंतिम है और 1 नवंबर को अयोध्या में इसका समापन होगा। प्रभु श्री राम के चरित्र और रामायण में जो लिखा गया है वह समाज के हर वर्ग के लिए हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। उससे प्रभु श्री राम के चरित्र को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों के सामने लाना, आने वाले पीढ़ियों को उससे अवगत कराना, यही भाव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। यह रामायण कॉन्क्लेव आज अपने अंतिम पड़ाव पर वाराणसी में आयोजित हुआ है। यह उसका 16वां स्थान है और हम इस प्रस्तुति के अंतर्गत जन जन के बीच भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित किए गए सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को लेकर के समाज के बीच में जा रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या अपने जीवन के आदर्शों में इन आदर्शों को अगर रूपायित करेंगे, इनको उतारने की कोशिश करेंगे तो आप भी उसी रूप में ढल सकते हैं। कोविड के दौर में जब पूरी दुनिया असहज स्थिति में थी, तब भारत सरकार ने अपनी प्रदेश सरकारों के साथ कोविड से निपटने से रणनीति बना रही थी। देश ने 100 करोड़ डोज लगाने का एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया, जो देश को चुनौतियों से निपटने में गंभीरता को दर्शाता है। संभल जनपद में इस अवसर पर फ्रंट लाइन वर्करों को, जिन्होंने कोविड के दौर में अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई है, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उन्हें तिलक लगाकर लोगों की जान बचाने के लिए सम्मानित भी किया गया। जब अपने लोग भी सेवा के लिए तैयार नहीं थे, तब इन्होंने लोगों का जीवन बचाने के लिए काम किया है। इसलिए आज इनका सरकार और समाज दोनों स्वागत कर रहा है। दरअसल देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में उत्साह का माहौल है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कानपुर देहात के मूसानगर स्थित निजी अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के स्वास्थ्यकर्मियों ने ऐसा करके इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी और समर्थ नेतृत्व का प्रतिफल है कि देश आज 100 करोड़ वैक्सीन लगाने की कामयाबी हासिल कर चुका है। 100 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन दी और मुझे लग रहा है आज यदि जोड़ेंगे तो हम लोग और आगे पहुंच गए होंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अक्टूबर तक हम 1 अरब के लगभग पहुंच जाएंगे और वो पूरा हो गया और ये लगातार अनवरत चल रहा है। मैं आग्रह करती हूँ कि जो भी अभी छूटे हों वो लोग लगवाएं। आपने देखा कि जैसे एक था कि तीसरी वेव आने वाली है, कहीं ना कहीं इस टीके ने जनता को उससे प्रभावित होने से रोका है कोरोना से। देश के वैज्ञानिकों का और मजबूत इच्छा शक्ति के कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। जिस समय वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उस समय अपोजिशन के लोग इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे थे और इसके ऊपर शंकाएं व्यक्त कर रहे थे। उसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ, नहीं तो ये माननीय मोदी जी की जो इच्छा शक्ति है उसके बहुत पहले ही हो गया होता। आज देश सौभाग्यशाली है कि ऐसा नेतृत्व मिला कि जिस कोरोना से पूरी दुनिया प्रभावित है उसके प्रति सबसे मजबूत कवच वैक्सीनेशन के रूप में मिला है। आपको बता दें कि बहराइच जिले में अचानक आई बाढ़ का जायजा लेने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिले के बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता की। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बहराइच जिले में लगभग 125 तटवर्ती गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें करीब 1,25,000 की आबादी प्रभावित हुई है और फसलें बर्बाद हुई हैं, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी लोगों के गांव में और खेतों में गया है। लगभग 8 से 8,500 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई है। एक एनडीआरएफ की पूरी प्लाटून यहां पर लगी हुई है। पीएसी जल पुलिस की 2 प्लाटून यहां पर लगी हुई है। मोटर बोट 10 लगे हुए हैं। लगभग 545 नावें लगाई गई हैं। गोताखोर लगाए गए हैं। अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करके हर तरीके की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से काम हो रहा है। भोजन के पैकेट वितरण की कार्रवाई शुरू हो गई है, उसको और तेज किया जा रहा है। आज हम लोगों ने बैठक में हर तरीके की समीक्षा किया है और समीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित किया है कि सभी गांवों में मेडिकल टीम लगाई जाए, नोडल अधिकारी बनाया जाए और मेडिकल किट जो हमारी दवाई की किट है मेडिसिन की, उसको बना करके जैसे हमने कोविड के दौरान वितरित किया वैसे ही सभी गांवों में जो प्रभावित गांव हैं वहां पर हम दवाई का वितरण कराएंगे। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी अब हाईटेक होंगी। योगी सरकार ने उनको स्मार्टफोन दिया है। मथुरा के चमुहा ब्लॉक की 141 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दिए गए हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलने वाली सभी गतिविधियां ऑनलाइन होंगी। पोषण ट्रैकर ऐप से कुपोषित बच्चों सहित पूरा डेटा अब मोबाइल पर ऑनलाइन रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि अब तक बगैर फोन के विभाग को ऑनलाइन सूचनाएं पहुंचाने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वो स्मार्टफोन के आ जाने से सभी सूचनाएं समय पर स्वयं उपलब्ध करा सकेंगी। इस अवसर पर सीडीपीओ वंदना शर्मा ने बताया कि अब सभी ऑनलाइन सूचनाएं विभाग तक समय पर पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां स्वयं सक्षम हो गई हैं। चमुहा कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरण किया गया और आज अब आंगनबाड़ी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। अब वो और स्मार्ट हो गई हैं। पहले भी वो बहुत कार्य करती रही हैं अपनी क्षमता से अधिक, लेकिन अब उनको और बेहतर तरीके से वो काम कर पाएंगे। वो सभी सूचनाएं ऑनलाइन स्वयं अपडेट कर पाएंगे। तो अब आंगनबाड़ी स्मार्टफोन के माध्यम से अपडेट हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा सोची है। हमारे लिए स्मार्टफोन दिया है। हमको बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती थी। अब हम अपनी रिपोर्ट समय से केंद्र से ही पहुंचा पाएंगे। हमें केंद्र से भागना नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के दिन तथागत भगवान बुद्ध का धातु अवशेष 141 साल बाद श्रीलंका से भारत लाया गया था। श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षु अपने साथ भगवान बुद्ध का धातु लेकर आए थे, जिसे पहले भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर पर रखा गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पूजा की थी। इसके बाद भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को अभिधम्म सम्मेलन में रखा गया था, जहां देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षुओं ने इसका दर्शन किया था। अंग्रेजी शासनकाल में कुशीनगर में खुदाई के दौरान एक ताम्रपत्र और उसके पास हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले, जिसे अंग्रेजों ने सुरक्षित कर लिया। ताम्रपत्र पर लिखी भाषा कोई पढ़ नहीं पा रहा था। श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षु ने सबसे पहले खुदाई में मिले ताम्रपत्र को पढ़ा और बताया कि हड्डी के टुकड़े भगवान बुद्ध के शरीर का अवशेष हैं। ताम्रपत्र पढ़ने से खुश होकर अंग्रेजों ने अस्थि अवशेष के कुछ भाग को श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु को दे दिया, जिसके बाद 1880 में भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष
भारत से श्रीलंका ले जाया गया था। बौद्ध धर्म में बुद्ध के धातु अवशेष का बड़ा महत्व है। जहां इसे रखा जाता है वो स्थल धार्मिक रूप से बहुत पवित्र होता है। श्रीलंका से पवित्र धातु को भारत लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के महासचिव डॉक्टर धमापिया ने बताया कि पवित्र धातु भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में विशेष पूजा के बाद संकिसा से लाया गया, जिसे विशेष पूजा होगी, फिर दिल्ली से श्रीलंका ले जाया जाएगा। वास्कद हुए मंदिर करके वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर जो एक बांती जी थे बुद्धिस्ट मंक, तो उनको दिया गया, तो वो पढ़ के पूरा इसको ट्रांसलेट करके दिया, इसका मतलब असली बुद्ध का अस्थि धातु है करके। तो वही उस समय खुशी होके, बहुत प्रसन्न होके कनिंघम ने वही समय वास्कद हुए वेनरेबल बांती जी को इसका एक पार्ट वहाँ पर धन दिया, इसे गिफ्ट दे दिया 1896 में। तो वही कल जब कुशीनगर एयरपोर्ट इनॉग्रेशन हो रहे थे, यहाँ पर रिलिक्स भी यहाँ लाया गया कि हमारे इंडिया और श्रीलंका में एक मैत्री का भाव जो है इसका फिर से जोड़ें, और इसका मतलब जो भगवान बुद्ध का अस्थि जो धातु जो है ये श्रीलंका गया है इंडिया से, फिर वापस इंडिया में आया है। इसका मतलब जो है कमिंग बैक टू इंडिया, बुद्ध इज कमिंग बैक टू इंडिया, ऐसे करके ना। और इसका महत्व देखिए ना, आप अभी कोरोना ख़त्म होते ही विश्व से जो बुद्ध लोग हैं, बुद्ध अनुयायी लोग हैं, वो लोग आते रहेगा इधर। जनपद बलरामपुर में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत महिला एवं पुरुषों को विभिन्न रोजगारपरक ट्रेडों में 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। महिलाओं के लिए सिलाई कटाई एवं पुरुषों के लिए हलवाई ट्रेड में प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र राजेश कुमार पांडे ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि से आवश्यकता अनुसार स्वरोजगार के लिए भी लाभान्वित किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजना की जानकारी भी दी। जी, हम सिलाई के प्रशिक्षण लेने आए हैं और सीख कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सिलाई सीख के मैं अपना कारोबार आगे बढ़ाऊंगी और अपने घर पे भी सिलाई करूंगी। प्रशिक्षण है वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत है, और इस मतलब योजना का जो मेन मोटिव्स है, वो मोटिव्स ये है कि हम जो महिलाएं हैं गांव में कुछ नहीं कर रही हैं, बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कुछ और मतलब फैसिलिटीज़ नहीं कि वो कर सके, तो इसलिए हमारा सरकार या हमारा जो श्रम सम्मान योजना है उसके अंतर्गत सिलाई फ्री में दी जाती है और सिखाई जाती है, प्लस सिलाई मशीन भी दी जाती है, इसलिए ताकि हर महिलाएं अपने घर में कोई छोटा सा रोजगार खोले और किसी आसपास के बगल की भी लड़कियों को थोड़ा बहुत सिलाई के लिए अपने यहाँ रख सकें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं, यानी कि कुछ अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया ये योजना हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, इनके स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और हम लोगों का इसमें भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से इन लोगों को पूरी सहयोग दिया जाएगा, इनके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए पूरी तरह सहयोग करेंगे हम। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत जो है 2 ट्रेडों का हलवाई और दर्जी का उद्घाटन सत्र है, जिसमें 6 दिवसीय प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षणोपरांत इनको जो है प्रमाण पत्र और टूल किट दे करके इनको इनके रोजगार युक्त बनाने के लिए, स्वरोजगार युक्त बनाने के लिए आगे की कार्यवाही की जाएगी, जिसमें ये अपना ट्रेनिंग ले लें, फिर अपनी दुकान या मिठाई की दुकान या दर्जी की दुकान ये खोलें। उसमें इनको ऋण में भी सहयोग, मुद्रा योजना या जो हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चल रही, उनसे भी इनको लाभान्वित किया जाएगा। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में किया संबोधित, कहा हमारी सरकार संस्कृति, कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक ताने बाने को कर रही है मजबूत। प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा कार्यालय में सपा बसपा को छोड़कर कई बड़े नेताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। मुलायम सिंह के करीबी बलबीर सिंह ने भी छोड़ी सपा।
काशी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए विकास योजनाओं के माध्यम से काशी के लोगों को दिया जा रहा है लाभ। जाम से निजात के लिए 2 मंजिला पार्किंग उद्घाटन के लिए है तैयार। और 100 करोड़ डोज टीके का लक्ष्य प्राप्त करने खुशी में संभल में फ्रंटलाइन वर्करों का मंत्री ने किया सम्मानित। कहा, लोगों की जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान को डाला जोखिम। समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।